हेलो एंड वेलकम बैक टू राजस्थान अखाड़ा। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आर एस मेंस 2024 पेपर 3 का सॉल्यूशन। इसमें हम सबसे पहले देखने वाले हैं सेक्शन 1, जो कि 75 मार्क्स का है एंड रिलेटेड टू इंडियन पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड करंट अफेयर्स। इस डिस्कशन का प्राइमरी पर्पस क्वेश्चंस के आंसर ढूंढना नहीं है। पर्पस ये है कि हम ये देखें कि क्वेश्चन के नेचर क्या रहा, किस तरह से एज एन जनरल परसेप्शन जो स्टूडेंट्स के बीच में है कि पिछले बार के कंपैरिजन में ये पेपर टफ फ्रेम किया गया है। और अगर आप चारों पेपर को देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तो आप पाएंगे कि हर टॉपिक के ऊपर आपको गहराई से पढ़ाई करनी होगी, तभी आप आर एस मेंस में क्वेश्चन कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसके अंदर किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए। तो देखिए, स्कीम आपको पता है कि 2 नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे, 5 नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे और 10 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे। इस तरह से होता है 75 मार्क्स का। अब 2 नंबर के जो क्वेश्चन है वो आपको लिखने हैं 15 वर्ड्स में। और इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द गोल्डन ट्राइंगल ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के टेक्स्ट में इस तरह की कोई बात नहीं है कि कोई फंडामेंटल राइट का गोल्डन ट्राइंगल है। ऐसे जो फ्रेजेस होते हैं ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में अक्सर देखे जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है मेनका गांधी जजमेंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस वजह से कि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन के अंदर एक लैंडमार्क ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था कि आर्टिकल 21 को जिस तरह से पहले पढ़ते थे, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, वो हो गया था ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में। जो अमेरिकन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसमें उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया और उसके बाद से इसे एज एन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ही देखा जाने लगा, जिसकी वजह से आर्टिकल 21 का बहुत ही इंटरप्रिटेशन करके उसका बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया स्कोप को। तो मेनका गांधी केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स के अंदर आर्टिकल्स हैं इनको आप साइलोज में नहीं देख सकते, अलग अलग डब्बों में बंद करके नहीं देख सकते। दे मस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म ए ग्रैंड फ्लो ऑफ जस्टिस। तो हर आर्टिकल को देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर इवेंट का दूसरे आर्टिकल पे भी कुछ इम्पैक्ट है कि नहीं है। तो इसलिए बताया गया कि गोल्डन ट्राइंगल ऑफ फंडामेंटल राइट्स क्या है मेनका गांधी केस के अंदर। तो अगर आपने उसको पढ़ा है, कहीं सुना है, तो आप इसके बारे में लिख पाएंगे। और नहीं भी पढ़ा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पार्ट 3 है हमारा फंडामेंटल राइट्स का, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स क्या हैं। और ये जो 3 आर्टिकल्स हैं विच फॉर्म्स द गोल्डन ट्राइंगल, ये हैं आर्टिकल 14, 19 और 21। तो इस क्वेश्चन को जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं हो सकता है उसके अंदर ये फ्रेज ना लिखा हो, बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशन का टेक्स्ट तो है नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से आता है। तो ये क्वेश्चन भी हम कह सकते हैं कि पॉलिटी पढ़ने के बाद भी बच्चे लिम्बो में थे कि क्या करें क्या ना करें। यूपीएससी के अंदर प्रीलिम्स में पूछा गया था क्वेश्चन कुछ साल पहले कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है, तो उससे रिलेटेड कहीं इसको मान सकते हैं। तो इसे 15 वर्ड में लिखना है तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। गोल्डन ट्राइंगल आर्टिकल 14, 19, 21 एंश्योर्स इक्वालिटी, फ्रीडम, डिग्निटी, पर्सनल लिबर्टी एंड रूल ऑफ लॉ, फॉर्म्स राइट्स इनवायलेबल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर। ये कॉन्स्टिट्यूशन कोर बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। ये तीनों आर्टिकल मिलकर बनते हैं गोल्डन ट्राइंगल ऑफ फंडामेंटल राइट। देन वी हैव रिमूवल ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर फ्रॉम ऑफिस। सिंपल इसलिए है क्योंकि प्रिडिक्टेबल है कि पॉलिटी में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, और कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि इस तरह की बहुत सारी बॉडीज़ हैं जिनका अपॉइंटमेंट, उनका रिमूवल याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और दूसरा चैलेंज ये है कि इसको आपको 15 वर्ड्स में लिखना है क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो आपको ये देखना होगा कि किस तरह से मैं अपने शब्दों को यूज़ करूं कि सारी बातें 15 शब्दों में आ जाएं। अगर सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के रिमूवल को आप देखेंगे तो वो 50 वर्ड से कम में लिख ही नहीं सकते आप। बट फिर भी आपको 15 में लिखना है तो आपको छोटी छोटी बातों में बताना होगा कि इनको प्रेसिडेंट के द्वारा हटाया जा सकता है। फिर इनके ग्राउंड्स के बारे में लिख दो। पहले लिख दिया रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट, फिर इनके ग्राउंड्स बता दो कि इंसॉल्वेंसी, मोरल टर्पिट्यूड। अगर मोरल टर्पिट्यूड लिख दिया इसका मतलब वो सारी लाइन आ गई जो एक्ट के अंदर है, क्योंकि वह लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिससे मोरल टर्पिट्यूड होता है, तो पूरी लाइन आपको नहीं लिखनी है यहाँ पे। उसके बाद पेड एम्प्लॉयमेंट, अगर आप एक्ट को देखोगे तो वहाँ लिखा है कि अगर सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर अपनी ड्यूटी के अलावा
किसी ऐसे पेड एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व हैं जहाँ से उनको पैसा आता है, मॉनेटरी बेनिफिट होते हैं, तो ऐसे केस में भी हटाया जा सकता है। देन इन्फॉर्मिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी। देन प्री जुडिशियल इंटरेस्ट, अगर उनका कोई इंटरेस्ट है सरकार के कॉन्ट्रैक्ट में या सरकार के प्रॉफिट में, और मिसबिहेवियर, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी। तो यहाँ आपको ये बात ज़रूर लिखनी थी कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी के केस में सुप्रीम कोर्ट की जो इंक्वायरी रिपोर्ट है उसके बाद ही प्रेसिडेंट डिसीजन ले सकते हैं। इसके अलावा जो भी ग्राउंड हैं इनमें सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस तरह से 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे किया जा सकता है। देन वी हैव व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बुलक कैपिटल्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ राइज ऑफ इंटरमीडिएट कास्ट्स। अब ये क्वेश्चन आपको स्टैंडर्ड बुक में देखने को नहीं मिलेगा, ये बुलक कैपिटल्स क्या होते हैं। अगेन ये भी किसी फॉरेन राइटर की बुक है। फॉरेन राइटर के जो टर्म है, ये जो बुलक कैपिटल, ये फॉरेन राइटर है रुडोल्फ एंड रुडोल्फ, उन्होंने कोइन की थी। उनका नाम है लॉयड रिडोल्फ और सुसैन रिडोल्फ, एक कपल है दोनों यूएसए से, और इनका जयपुर से भी कनेक्शन है कि एक घर इनका यूएसए में और एक घर जयपुर में है। अभी तो ये दोनों जिंदा नहीं है, 2015-16 के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी। भारत सरकार ने इनकी इलेक्शन शैली के ऊपर, जो कि इन्होंने भारत जो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया है उसके ऊपर लिखा खूब, इसकी वजह से इनको पद्म भूषण भी दिया दोनों को। अब इन्होंने बताया कि ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम 1960 के बाद में जब एग्रेरियन रिफॉर्म होने लगे तो जो ज़मींदारी जो ख़त्म हो चुकी थी उसकी जगह किसने ले ली, कुछ अमीर फार्मर्स ने। अब उसमें अमीर क्या बताए, 2 तरह के। पहला ट्रैक्टर कैपिटल्स, जो 15 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन जिनके पास थी, और दूसरा बुलक कैपिटल्स, जिनके पास 2.5 से 15 एकड़ तक की ज़मीन हुआ करती थी। अभी जो बुलक कैपिटल्स हैं, बुलक इसलिए यूज़ किया गया कि वो बहुत ज़्यादा रिच भी नहीं है कि बहुत सारी ज़मीनें खरीद लें, बट इतने भी गरीब नहीं कि एक जोड़ी बैलों की रख लें। तो एक जोड़ी बैलों तक की रख सकते हैं, बट उनकी जनसंख्या इतनी है कि वो सरकार के ऊपर दबाव बना सकते हैं कोई फैसला अपने पक्ष में करवाने के लिए। तो जब भी फार्मर एजिटेशन होता है तो इस तरह की टर्म्स देखने को मिलती हैं। रुडोल्फ एंड रुडोल्फ, अगर ये नाम लिख देते आप तो यहाँ आधा नंबर मिल रहा है। Rudolph and Rudolph have said that green revolution has led to emergence of economically well off farmers but not rich। ये बहुत नहीं ज़्यादा रिच नहीं है, बट इनके पास इतने साधन है कि अपना काम चला सकते हैं। बेटर नोन एज बुलक कैपिटल्स विच हैज़ बिन इंस्ट्रूमेंटल इन प्रोस्पेरिटी ऑफ इकोनॉमी। तो जब भी फार्मर एजिटेशन होता है तो ये भी बात उठती है कि देखो ये जो इकट्ठा हो रखे हैं ये तो सारे क्या हैं, बुलक कैपिटल्स हैं, बट हमारे देश में ऐसे भी टीनेंट्स हैं जिनके पास ज़मीनें ही नहीं है। तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करना हो तो बुलक कैपिटल्स के पास ज़मीनें हैं कुछ, और एग्रीकल्चर सेंसस आप देखोगे 2015-16 की, तो उसमें जो मार्जिनल फार्मर्स हैं 2 हेक्टेयर तक की ज़मीन जो रखते हैं उनको बुलक कैपिटल्स आप कह सकते हो। तो एक तो ये हो गया कि इनका जयपुर से कोई कनेक्शन था, और दूसरा ये कि 2017 में यूपी पीसीएस में ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था। कैसे पूछा गया था, यहाँ सीधा सीधा ऑप्शन दिया गया, व्हाट इज मेंट बाय द बुलक कैपिटल्स। फार्मर्स हु आर पुअर, गरीब भी नहीं थे, रिच, अमीर भी नहीं थे, बिग ज़मींदार, वो तो ख़त्म हो चुके थे, तो ये बचता है हुआ सम रिसोर्सेज बट नॉट रिच, कुछ रिसोर्सेज थे इनके पास बट रिच नहीं थे। तो यूपी पीसीएस 2017 में प्रीलिम्स में पूछा गया था। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जो प्रीलिम्स के पेपर हैं या अदर स्टेट पीसीएस के मेंस के पेपर हैं वो भी आपको देख लेना चाहिए, वहाँ से भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया से ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया। देन व्हाट इज इंडिया स्टैंड इन 1956 सुएज कैनाल क्राइसिस। अब ये आया इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन। अब सुएज कैनाल आपको पता है किसको जोड़ती है, मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को। सुएज कैनाल जो है वो मैन मेड है, मतलब उसको 164 किलोमीटर की ये कैनाल है, और मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को जोड़ती है। और फ्रांस और इजिप्ट के जो लोग हैं उन्होंने एक कंपनी बना के इसको बनाया था, 10 साल इसके अंदर लगी थी, 1859 में स्टार्ट करके 1869 में ऑपरेशनलाइज हो गई थी। अब ये कैनाल जैसे ही बनी तो जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, यूरोपियन वर्ल्ड है, उनका कॉलोनियल एम है उसमें बहुत आसानी उनको हो गई, क्योंकि पहले उनको अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप के चारों तरफ से घूम के आना पड़ता था। अब उनका रास्ता है वो शॉर्ट हो गया है।
बट जो इजिप्ट के लोग हैं जिन्होंने फ्रांस के साथ, जो रिच लोग थे वहाँ के, जो कैपिटलिस्ट कुछ लोग, बिजनेसमैन, उन्होंने एक कंपनी बना के ये काम शुरू करवाया। उसके बाद इजिप्ट के अंदर कर्जा आ गया, तो उन्होंने अपने शेयर बेच दिए ब्रिटेन को। अब ब्रिटेन को शेयर बेचने के बाद उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड हो गया उसके पर। बट कुछ सालों बाद इजिप्ट के ही कुछ लोगों ने क्या किया कि ये जो कैनाल है इसके ऊपर हमारा अधिकार है, इसमें हमारे लाखों लेबरर्स मरे हैं, फोर्स लेबर की बहुत सारी रिपोर्ट्स वहाँ से आती थी। तो वहाँ पे उन्होंने उसको कब्जा करने की सोची। तो जो प्रेसिडेंट थे नसार इजिप्ट के, उन्होंने इसको नेशनलाइज कर दिया कि ये इजिप्ट की है और हमारा कंट्रोल होगा। अब इस बात को देख के चिंता में आ गए फ्रांस और ब्रिटेन, तो उन्होंने इस पर हमला करने की कोशिश की। और उस समय क्या चल रहा था आपको पता है जो अगर बात करें इसकी 1859 से 1869 की तो ये बनी है। उसके बाद जब ये मैं इवेंट बता रहा हूँ ये है 1956 का, तो मतलब भारत देश तो आज़ाद हो चुका था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी ख़त्म हो गया था और कोल्ड वॉर शुरू हो गया था। मतलब एक तरफ है वेस्टर्न वर्ल्ड और दूसरा जो सोवियत यूनियन है वो। तो ऐसे केस में जब ब्रिटेन और फ्रांस ने दोनों ने इस पर अटैक कर दिया, तो साथ में इसराइल भी आ गया, तो तीनों ने मिलकर इसके ऊपर अटैक कर दिया। और अटैक करने के बाद उन्होंने किसकी हेल्प मांगी? यूएस की और सोवियत यूनियन की। बट ये पहला मौका था कोल्ड वॉर के अंदर कि दोनों ने उसको मना कर दिया और इस वजह से ब्रिटेन को रिट्रीट करना पड़ा, वहाँ से जाना पड़ा। तो ये पूरा मामला वहाँ चल रहा था। अब पूछा ये कि इसमें इंडिया का क्या स्टैंड है। अगर आपको ये पूरा मैटर भी पता हो तो भी आप बता सकते हैं कि इंडिया जो थोड़े ही साल पहले आज़ाद हुआ है और उसके ही जो आतंककारी कह लीजिए आप ब्रिटिश रूलर्स किसी दूसरे देश को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इंडिया का स्टैंड क्या होगा। और ये आज जनरली आप जानते हैं कि इंडिया का स्टैंड हमेशा से नॉन अलाइनमेंट का रहा है कोल्ड वॉर के अंदर। तो इसलिए यहाँ पे बताया जा सकता है कि इंडिया अपोज द यूज़ ऑफ फोर्स, कि भाई यहाँ पे ब्रिटेन और जो फ्रांस हैं वो अपने जहाज़ यहाँ से वापस लेके जाओ और इन लोगों को परेशान ना करो, ये जो कैनाल है इसके ऊपर इनका ही अधिकार है। सपोर्टेड इजिप्ट सोवरेनिटी ओवर सुएज कैनाल, एडवोकेटेड पीसफुल यूएन रेजोल्यूशन, नॉन अलाइनमेंट, डी कोलोनाइजेशन प्रिंसिपल्स। तो ये कुछ बातें आप लिख देते तो आराम से आपका बात बन जाएगी। और हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने लिखा भी हो, क्योंकि ये एक जनरल क्वेश्चन, इसको मान सकते हैं कि ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देन पर्सन इन न्यूज़ से अगला क्वेश्चन है, हु इज़ सनी सेबेस्टियन, वाई वॉज ही इन न्यूज़ रिसेंटली? सनी सेबेस्टियन, अब ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। करंट अफेयर पढ़ोगे तो पता लगेगा कि राजस्थान के अंदर जो कि जो प्रकृति है, जो पेड़ हैं, जो जंगल हैं, उनसे बड़ा प्रेम है राजस्थान के लोगों को। तो ऐसे ही मुद्दे बार बार उठते रहते हैं और अभी उठा, किस लिए? डोल का बाग फॉरेस्ट को बचाने के लिए। डोल का बाग फॉरेस्ट को बचाने के लिए। ये एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, फॉर्मर द मेंबर ऑफ राजस्थान स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। न्यूज़ में क्यों है? क्रिटिसाइजिंग राजस्थान गवर्नमेंट प्लान टू क्लियर डोल का बाग फॉरेस्ट, वार्निंग ऑफ सीरियस इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंट कॉन्सिक्वेंसेस। कुछ बच्चों ने इसको इंस्टीट्यूट से जोड़ के कुछ इसका लिख दिया कि वो फर्स्ट अपॉइंटी थे, बट ऐसा नहीं है। यहाँ इनके जो इकोलॉजिकल जो रोल है उसके बारे में बताना था। तो ये इसका आंसर हुआ। तो इसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि पता करो कि भाई कहाँ से क्वेश्चन आया, कि क्यों आया। इसमें जनरल सी बात है, पर्सन इन न्यूज़ लिखा है तो कितना भी टिपिकल क्वेश्चन आ सकता है। बट हम अभी तक ओवरऑल ये समझ रहे हैं कि बहुत आसान क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। देन 5 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके अंदर पहला क्वेश्चन, इवेलुएट द क्लेम वी द पीपल ऑफ इंडिया मेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने प्रियम्बल के अंदर सबसे पहला शब्द क्या लिखा हुआ है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली was resolved to constitute India in such and such words, पूरा उसके अंदर लिखा रहा है। अब बात यह है कि ये जो क्लेम है वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसको आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है, इवेलुएट करना है। वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब ये है कि देखो जनरली भी कई बच्चे, कई जो लोग हैं पूछते हैं, देखो हम तो थे ही नहीं वहाँ पे, तो ये कैसे कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया है? तो आपके फोर फादर्स तो थे। तो दूसरा सवाल ये होता है कि हमारे फोर फादर्स भी नहीं थे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने में शामिल। तो बोले कैसे नहीं थे? तो उन्होंने बताया कि देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए इलेक्शन होते हैं 1946 के अंदर, 1945 और 46 के अंदर ये इलेक्शन करवाए जाते हैं। और ये प्लान किसका होता है? कैबिनेट मिशन प्लान का, कि भाई इस तरीके से इंडिया के एक जो फेडरेशन है वो बना देंगे और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती है। उन्होंने बताया कि ये जो इलेक्शन होने हैं, ये इलेक्शन होंगे प्रोविंशियल असेंबली के। और प्रोविंशियल असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, जो आज जिसे आप एमएलए कहते हैं,
वो चुनेंगे इनडायरेक्टली किसको? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को। उन्होंने बता दी कि 10 लाख के ऊपर एक सीट कर लो तो 399 सीट हो जाएंगी पूरी। तो इस तरीके से आप इसका इलेक्शन करेंगे। और ये जो इलेक्शन हो रहे हैं इस समय, इंडिया वाज गवर्न्ड बाय 1935 एक्ट, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग, और ये जो 1946 में इलेक्शन होते हैं उनको अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो हमारे लोग थे टोटल, उसमें से कितने लोग वोटिंग में शामिल थे, मतलब उनको वोटिंग राइट्स कितने के लोगों को था। तो आप देखेंगे कि 12 से 13% लोग, टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया मान लीजिए 40 करोड़ पॉपुलेशन है, तो उसमें 4.1% लगभग कुछ लोग इन वोटिंग में पार्टिसिपेट किए थे, जिसके अंदर जो वुमेन हैं, दलित हैं, जो इलिटरेट हैं, जो गरीब हैं, पुअर हैं, उनको ये अधिकार नहीं था कि आप वोट करो। तो आप कैसे कह सकते हैं कि देश के सारे लोगों ने मिलकर ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई है, जबकि यहाँ तो केवल 12-13 कुछ अमीर पढ़े लिखे लोगों ने वोट किया था प्रोविंशियल असेंबली में। फिर उनमें जो एमएलए, जो प्रोविंशियल असेंबली के जो मेंबर्स थे, वो जीत के आए, उन्होंने फिर वोट किया, इनडायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दी। तो जो इवेलुएट करेंगे तो आपको ये पक्ष भी रखना है। और दूसरा पक्ष क्या है? दूसरा पक्ष ये है कि एक एमिनेंट पर्सनैलिटी ने कहा कि अगर आप यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी से इलेक्शन करवा भी लेते तो भी ये रिजल्ट आता जो अभी आया है, बिकॉज जो लीडर चुन के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में गए हैं उनकी करिस्मेटिक पर्सनैलिटी है और एक मास अपील है। तो जितने भी नाम आप जानते हो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के, वो अपने एरिया के अंदर अपने लोगों में बहुत ही प्रसिद्ध थे। अगर वो चुनाव लड़ते डायरेक्टली भी तो भी वही जीतते। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कॉम्पोजिशन अगर आप देखेंगे तो बहुत डाइवर्सिफाइड है, जिसमें महिलाएं भी हैं, 15 वुमेन मेंबर्स भी थी, उसके अंदर दलित्स भी थे, उसके अंदर लिबरल्स भी थे, सोशलिस्ट भी थे, गांधीयन भी थे, उसके अंदर पूरे देश से लोग आए हुए थे, एंग्लो इंडियंस भी थे, SC STs भी थे। तो सब तरह की रिप्रेजेंटेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थी। तो आप ये भी कह सकते हैं कि बात ठीक है कि विद द पीपल ऑफ इंडिया। तो इन दोनों बातों को देख के आप 50 शब्दों में इसे कैसे लिखेंगे? आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया इज एन एस्पिरेशनल नॉन फैक्चुअल। ये फैक्चुअल नहीं है कि हमारे सारे लोग इसके अंदर मिले हुए हैं, ये एस्पिरेशन है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय लिमिटेड फ्रेंचाइजी। आपने देख लिया अभी 12 से 13% लोग इसके अंदर शामिल थे। डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, ये भी क्रिटिसिज्म है कि वन पार्टी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये। बस उस पार्टी के अंदर ही इतने आइडियोलॉजिकल फैक्शन थे जो उसके अंदर सब कुछ आ गया, वो डाइवर्सिफाइड पार्टी थी उस समय। येट पोस्ट फैक्टो लेजिटिमिटी थ्रू डेमोक्रेटिक एडॉप्शन। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उसके जस्ट बाद में 1951 में चुनाव हुए थे, एडल्ट फ्रेंचाइजी से हुए थे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो उसमें आपने देख लिया कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो लोग मानते हैं उसको, तभी इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया और गवर्नमेंट बनी। इलेक्शन हुए, पॉपुलर एक्सेप्टेंस हुई, रिफ्लेक्ट सोवरेन विल सिम्बॉलिकली। वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब ये है कि हम सोवरेन है, ये सिम्बॉलिक है, और किसी भी बाहरी ताकत का हमारे ऊपर अब कोई नियंत्रण नहीं है, हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। नॉट प्रोसीजरली, क्लेम आइडियलिस्टिक, ये आइडियलिस्टिक क्लेम है। नॉट लिटरल, फाउंडेशनल फॉर कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी, ये बहुत ज़रूरी है कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी को इंश्योर करने के लिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया ने। यूनिटी, पॉपुलर सोवरेनिटी डिस्पाइट एलिटिस्ट फ्रेमिंग, मतलब इसके अंदर कुछ लोगों का कहना है कि कुछ एलीट लोग हैं जिन्होंने शामिल होकर कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, इसका गरीबों से और मार्जिनलाइज सेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। ये मैं कह सकता हूँ कि ये एग्ज़ाम हॉल के प्रेशर के अंदर एक टिपिकल क्वेश्चन माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप ड्रिफ्ट कर जाएंगे और कुछ और लिख देंगे। देन वी हैव mention the major provision of the constitution of India which impose limitation on the territorial jurisdiction of parliament। अब इतनी सारी चीज़ें फिर ये क्यों पूछा? बहुत से स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, और बात भी ठीक है क्योंकि जनरली हम इस तरह की चीज़ें नहीं पढ़ते हैं। देखो, पार्लियामेंट किस लिए है? प्राइमरी पर्पस है लॉ बनाने के लिए, लेजिस्लेचर है। अब पार्लियामेंट की जो लेजिस्लेटिव पावर है, जो लॉ बनाने की जो शक्तियां हैं, उसको दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला, टेरिटोरियल और सब्जेक्ट मैटर। टेरिटोरियल और सब्जेक्ट मैटर। अब सब्जेक्ट मैटर तो आप देखते हैं कि आपकी जो
स्केड्यूल है, स्केड्यूल 7, उसके अंदर क्लियरली बता रखा है कि भाई ये जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, और ये जो जो लिस्ट 2 है उसके अंदर जो स्टेट सब्जेक्ट है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ बना सकती है। बट जो टेरिटोरियल पावर है वो इनसे अलग है। टेरिटोरियल पावर का मतलब ये होता है कि पूरे देश के लिए लॉ बना सकता है क्या पार्लियामेंट? ऑब्वियसली अगर आप 245 आर्टिकल को देखेंगे तो 245 जो आर्टिकल है उसके अंदर बता रखा है कि स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो तो स्टेट की टेरिटरी के लिए, और जो पार्लियामेंट है वो पूरे देश के लिए लॉ बना सकता है। नॉट इवन पूरे देश के लिए, देश के बाहर भी कोई इंडियन सब्जेक्ट है, उसकी प्रॉपर्टी है, तो उसके ऊपर भी वो लागू होगा। उसे कहते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन ऑफ लॉ। बट जब हम ये बातें करते हैं कि पार्लियामेंट में इतनी शक्ति है कि पूरे देश के लिए लॉ बना सकता है, अगर कोई हमारा देश का नागरिक बाहर रहता है, उसकी प्रॉपर्टी है बाहर, उसके ऊपर भी वो लॉ लागू होते हैं, तो ऐसे भी कोई प्रोविज़न है क्या जो इस शक्ति को कमज़ोर करते हों, लिमिट करते हों? तो आप देख पाएंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविज़न है कि जो पार्लियामेंट की जो टेरिटोरियल जो पावर है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो है, उसको भी लिमिट करते हैं। तो हमारे देश के अंदर कुछ पॉकेट ऐसे हैं जहां पार्लियामेंट का लॉ लागू नहीं होता। कौन से हैं वो पॉकेट? आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी स्टेट में लागू नहीं होता, क्योंकि स्टेट लिस्ट अलग है। स्टेट लिस्ट इसलिए अलग है क्योंकि लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस स्टेट की अलग है। बट पार्लियामेंट पूरे देश के लिए लॉ बना सकता है और सब जगह लगेगा, बट कहाँ नहीं लगेगा ये पूछा है। तो ये दिया गया आर्टिकल 240 के अंदर। और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन पूछें तो आपको ये बताना, पक्का बताना पड़ेगा कि कौन सा आर्टिकल है। देन प्रेसिडेंट्स रेगुलेशन फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ यूटीज। कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, पुडुचेरी, ये जो यूनियन टेरिटरीज हैं इनकी गुड गवर्नेंस और पीस के लिए, ऐसा लिखा है 240 के अंदर, प्रेसिडेंट कुछ रेगुलेशंस बना सकते हैं, और वो रेगुलेशन पार्लियामेंट के किसी लॉ को अमेंड या रिपील कर सकती हैं as far as that law is applicable in that particular territory, can amend or repeal parliament law in that territory। तो उस टेरिटरी में अगर प्रेसिडेंट कह दें कि ये लॉ लागू नहीं होगा तो नहीं होगा। फिर बात करते हैं फिफ्थ शेड्यूल की, जिसके अंदर गवर्नर भी रेगुलेशन बना सकते हैं। फिफ्थ शेड्यूल एरिया जो 10 स्टेट के अंदर है, कंट्री के अंदर, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल एरियाज, तो ऐसे केस में गवर्नर रेगुलेशन से बता सकते हैं कि पार्लियामेंट का कोई लॉ यहाँ पे लागू नहीं होगा या अमेंडेड फॉर्म में लागू होगा। तो इसका मतलब पार्लियामेंट की जो पावर है वो प्लेनरी नहीं है कि पार्लियामेंट ने जो बना दिया उसको कोई रोक नहीं सकता, पूरे देश के अंदर एक तरह से लागू होगा। उसके बाद सिक्स शेड्यूल की बात करें तो केवल असम के लिए आपको लिखना है यहाँ पे, केवल असम के लिए, गवर्नर ऑफ असम मे अमेंड और रिपील एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट इन देयर एप्लीकेशन विद टेरिटरी ऑफ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट एंड ऑटोनोमस रीजन। आसाम के अंदर, अगर आपने पॉलिटी को थोड़ा सा गौर से पढ़ा है, तो आसाम के अंदर जो स्टेट लेजिस्लेचर के लॉज हैं या पार्लियामेंट के लॉज हैं वो कितने लागू होंगे नहीं होंगे, सारा काम बताने का किसका? आसाम के गवर्नर का। और सिक्स शेड्यूल में जो और स्टेट है जैसे त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, उनके अंदर पार्लियामेंट के लॉ लागू होंगे कि नहीं होंगे ये बताने का काम है प्रेसिडेंट का। तो आप डिफरेंस समझ पा रहे हैं? असम के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का लॉ हो या पार्लियामेंट का, दोनों ही लागू होंगे कि नहीं होंगे ये बताने का काम है गवर्नर का। बट इसके अलावा जो त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय हैं उसमें स्टेट के जो लॉ हैं वो तो बताएंगे गवर्नर, और जो पार्लियामेंट के लॉ हैं वो बताएंगे प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे आगे ये भी आप मेंशन कर सकते हो। तो ये पावर्स क्या बता रही हैं कि जो पार्लियामेंट है उसकी जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो पावर है वो प्लेनरी नहीं है। तो ये एक टफ क्वेश्चन था जिसका आंसर बहुत से बच्चों से नहीं हो पाया। देन वी हैव डिस्कस द ऑटोनोमस वुमेन मूवमेंट इन इंडिया, और कुछ एग्जांपल बताओ। तो ये फिनोमिना है 1970 से 80 का। ये एक तरह से जनरल क्वेश्चन आप कह सकते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा नंबर आपके पास नहीं आएंगे क्योंकि आप वुमेन मूवमेंट नाम सुन के कुछ भी इसके अंदर लिखेंगे। इंडिपेंडेंस फ्रॉम पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, बॉडीली ऑटोनॉमी, जेंडर वायलेंस, कास्ट क्लास इंटरेक्शन, ग्रुप लाइक सहेली एंड Jagori led issues based on campaigns. They challenged Marxist limitation and emphasized women agency through grassroots activism and legal reforms. तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको लिखेंगे तो ही नंबर मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। और
इतना पढ़ने के बाद कोई भी स्टूडेंट ऐसा इसको खाली नहीं छोड़ के आएगा, क्योंकि जनरल बात पूछी गई कि वुमेन मूवमेंट क्या थे, तो आप कुछ तो अंदाज़ा लगा सकते हैं। दिक्कत थोड़ी किसके अंदर आई कि एग्जाम्पल बताओ, तो यहाँ आप तुक्का नहीं मार सकते। तो सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन है सेवा क्या है 1972 अहमदाबाद, देन शहादा मूवमेंट 1970-80, फोरम अगेंस्ट रेप, फोरम अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ वुमेन 1979, सहेली, मनुषी। तो ये सब कुछ बातें आपको यहाँ मेंशन करनी थी। तो इसे भी मैं कहूँगा कि ये भी स्कोरिंग नहीं है क्वेश्चन, आरपीएससी ने जानबूझ के इस तरह का क्वेश्चन दिया है कि यहाँ नंबर आपको नहीं मिलेंगे। देन ट्रम्प साहब ऑब्वियसली फाइंड्स फ्लेज इन ईच एंड एवरी पेपर अराउंड द वर्ल्ड। ट्रम्प जो डराते रहते हैं, बताते रहते हैं कि जो स्वेज कैनाल, जो क्वेश्चन देखा था ना आपने, स्वेज कैनाल एक ऐसा इवेंट था इस पूरी दुनिया की हिस्ट्री में जहां डिक्लेयर हो गया था कि अब जो नए शेर हैं इस धरती के ऊपर वो यूरोपियंस या ब्रिटेन या फ्रांस नहीं है, अब नए प्लेयर्स आ गए हैं जिनका नाम है यूएसए और सोवियत यूनियन। उससे पहले इतना नहीं था, क्योंकि यूएस ने इंग्लैंड को, ब्रिटेन को और फ्रांस को कहा था कि यहाँ से आप अपनी जो फोर्सेस हैं उनको हटा लो और हम आपका साथ नहीं देंगे। और ये बड़ा ह्यूमिलेटिंग लगा था ब्रिटेन को, जिसके एम्पायर पे कभी सूरज छिपता नहीं है, उसको कोई कह रहा है कि आप पीछे हट जाओ। तो वहाँ से कोई इक्वेशन चेंज हो गई थी। तो ट्रम्प साहब इतने पावरफुल अब हो गए, मतलब अमेरिका इतना पावरफुल हो गया है कि वो जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है उनसे भी बाहर आने की बात कर रहा है। मतलब उनको भी कुछ नहीं समझता, G7 समिट से बीच में से उठ के आ जाते हैं। यूएन में अभी आप देख रहे होंगे इसराइल के अंदर जो सरपंच हैं वो ट्रम्प साहब बने हुए हैं, इंडिया पाकिस्तान के बीच में सरपंच बने हुए हैं। तो ये जो ओवरऑल है, केवल क्वेश्चन में जो लिखा है ये नहीं, जो ओवरऑल सिचुएशन है उसको देखते हुए आप क्या समझ पा रहे हैं कि इसके इंस्टीट्यूशन के अंदर जो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट क्या होंगे। तो यहाँ आप लिख सकते हैं ट्रम्प्स थ्रेट टू रिट्रीट फ्रॉम मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस वीकन्स ग्लोबल कोऑपरेशन। अब यहाँ भी कीवर्ड से काम चलेगा। अंडरमाइन कलेक्टिव सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, यूएन और नाटो। एम्बोल्डन्स यूनिलेटरिज्म, जो दुनिया मल्टीलेटरलिज्म की तरफ बढ़ना चाह रही है। अब पावर सेंटर क्या बनना चाह रहा है, यूएस। Disrupt conflict resolution, erode trust in US commitment. It may create power vacuums, intensify geopolitical rivalries, weaken global norms, reduce coordination on crises like climate change and pandemics. Climate change and pandemics. तो ये सारी बातें जो हैं उनको बड़ा खतरा है, ये आपको लिखना था। 50 वर्ड में आंसर लिखना है, इससे ज़्यादा आप लिख नहीं पाएंगे इसके अंदर। देन अगेन क्वेश्चन आया है AI कोर्स, राइट द नेम ऑफ इट्स 7 पिलर्स। तो ये करंट अफेयर से कह सकते हैं, हालांकि ये क्वेश्चन कहीं और आना चाहिए था बट यहाँ इसको रखा गया है। तो AI कोर्स क्या है? AI कोर्स एक एक्सपेरिमेंटल अरीना है, सैंडबॉक्स है, जिसके अंदर आप अपने AI चैटबॉट्स या AI प्रोग्राम बना सकते हैं, उन्हें यूज़ करके वहाँ ट्रायल कर सकते हैं, देख सकते हैं। रिपोजिटरी ऑफ डेटाबेस मॉडल्स एंड यूजेस cases to enable AI innovation in India. It also features AI sandbox capabilities. Sandbox capabilities का मतलब एक ऐसा एरिया एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया कि आप अपना AI बना के यहाँ चेक कर सकते हैं इसको, जो आपका पब्लिक डोमेन में उसमें लाने से पहले। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, तो यहाँ तक भी अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आप लिख पाएंगे, बट उसके बाद आपको एग्जैक्टली याद होना चाहिए कि इसके मेन पिलर्स क्या है जो एग्जैक्टली PIB में लिखा हुआ है। India AI Compute, India AI Database Platform, India AI Application Development Initiative, India AI Future Skills, India AI Innovation Center, India AI Startup Financing and Safe Trusted AI। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन नहीं था, अगर आपने एग्जैक्टली इसको पढ़ा है तो आप कर सकते हैं। तो ये थे आपके 5 नंबर के 4 क्वेश्चन। अब हम चलते हैं आगे 10 नंबर वाले क्वेश्चन में, देखते हैं कि उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसके अंदर पहला सवाल है रिलेटिंग टू सेकुलरिज्म इन इंडिया। 100 वर्ड्स में आपको आंसर करना है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये लिमिटेशन भी इन्हीं वर्ड्स में आपको आंसर करना है, इसलिए आंसर राइटिंग इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कई बार क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन आपके सामने होता है कि उसके बारे में आपको बहुत कुछ पता है, बट उससे कम शब्दों में लिखना अपने आप में एक चैलेंज हो जाता है। तो इसलिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। इससे ये पता लगता है कि क्या ज़रूरी बातें नहीं है जो मुझे नहीं लिखनी। हो सकता है आपको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बहुत सारा कंटेंट पता हो, जैसा कि ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशन ऑफ सेकुलरिज्म इन इंडिया। अब सेकुलरिज्म इन इंडिया ये आप पॉलिटी में अच्छी तरह से पढ़ते हो इसको। क्वेश्चन आसान है बट इसकी लैंग्वेज को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशन, संवैधानिक निहितार्थ। अब यहाँ
यूपीएससी के क्वेश्चंस की तरह लैंग्वेज यूज़ होने शुरू हो गई है। 10 नंबर के जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें इस तरह का क्रिटिकल, एनालाइज, इवलुएट, कंसिडरिंग द एफिकेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशन, इस तरह के वर्ड यूपीएससी के पेपर में देखे जाते हैं। वो अब आपको आरएस में भी देखने को मिलेंगे। तो 10 नंबर में ऐसा नहीं है कि आपको किसी टॉपिक के बारे में पता है और आप बहुत अच्छे नंबर ले आएंगे। तो इसलिए आपको क्वेश्चन के नेचर को समझना भी ज़रूरी है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशन से क्या क्या समझते हो? मैं सिंपल सा आपसे पूछूं कि सेकुलरिज्म के कुछ प्रोविज़न बता दो तो आप लिस्ट कर दोगे कि 25, 26, 27, 28 और माइनॉरिटीज़ के 29, 30। बट कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशन जो वर्ड है इसका मतलब ये है कि आपको ये भी बताना है कि किस तरह से प्रोविज़न है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और उनका इफ़ेक्ट क्या हुआ, मतलब हमारे स्टेट के नेचर को किस तरह से बदल दिया उन प्रोविज़न ने, कि हमारा स्टेट जो है उसका अब नेचर क्या है रिगार्डिंग सेकुलरिज्म, ये आपको बताना है। तो आप बताएंगे फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशन। पहला, कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन। क्योंकि ये नहीं पूछ रहा कि सेकुलरिज्म बताओ इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के किन प्रोविजन में है, तो इसलिए आपको यहाँ पे लिस्ट नहीं करना पूरा। और बहुत से बच्चों ने यही गलती की है कि प्रियम्बल से लिखना शुरू किया कि हमारे वहाँ पे एक वर्ड है 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया, उसके बाद 25, 26, 27, 28, तो वो एक बहुत ही ड्राई आंसर होगा। तो यहाँ आपको बहुत ही शॉर्ट में बताना है कि enshrined in the preamble in article 25 to 28 Indian secularism ensures freedom of religion, equality and non discrimination। उसके बाद आपका जो स्टेट है, भारत जो स्टेट है, राज्य है, उसका नेचर क्या हो गया, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आते हैं इन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से। इक्वल रेस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, द स्टेट डज नॉट फेवर एनी रिलीजन, इट ट्रीट ऑल फेथ विद इक्वल रिगार्ड एंड लीगल प्रोटेक्शन। इसके अलावा क्या है, प्रिंसिपल डिस्टेंस। प्रिंसिपल डिस्टेंस मतलब सबसे बराबर दूरी और जहाँ जरूरत पड़े इंटरफेरेंस। तो जो वेस्टर्न सेपरेशन है, वेस्ट के अंदर जो सेकुलरिज्म है, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो वेस्टर्न सेकुलरिज्म है वो जो इंडिया का सेकुलरिज्म है उसमें क्या डिफरेंस है। सो द प्रिंसिपल डिस्टेंस मॉडल, अनलाइक वेस्टर्न सेकुलरिज्म, इंडिया फॉलोज ए मॉडल वेयर द स्टेट में इंटरवीन। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है उनका इम्प्लीकेशन एक ये भी है कि स्टेट इंटरवीन कर सकता है रिलीजन में टू अपहोल्ड जस्टिस एंड रिफॉर्म। तो यहाँ आप लिख सकते हो जैसे सबरीमाला का जजमेंट है या असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, ये भी कौन बताता है, स्टेट, सुप्रीम कोर्ट, कि ये आपके बाद जो धर्म है उसके अंदर ये बात हमको ठीक नहीं लगती तो इसे रिफॉर्म करना है। ये ट्रिपल तलाक का मामला है, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी कहीं से जुड़ा हुआ है थोड़ा बहुत। तो इस तरह से स्टेट का नेचर किस तरह से बदला है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजन होने की वजह से। स्टेट इंटरवेंशन इन सोशल रिफॉर्म्स, abolition of untouchability, temple entry legislation, regulation of religion endowment and practice when और practices when necessary, कि यहाँ फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं हो सकता। स्टेट अपनी तरफ से मदद भी करता है, चाहे वो अमरनाथ यात्रा हो, हज यात्रा हो। स्टेट हाजी अली दरगाह में अगर एंट्री नहीं हो रही है तो उसको भी देखता है, अगर सबरीमाला टेम्पल में एंट्री नहीं हो रही तो उसको भी स्टेट देख सकता है। तो ऐसा नहीं है वेस्ट की तरह कि हमारा स्टेट रिलीजन से बिल्कुल दूर हो गया है, चर्च और स्टेट वाला रिलेशन यहाँ पे नहीं है। देन रेगुलेशन ऑफ सेकुलर एस्पेक्ट। सेकुलर एस्पेक्ट, किसी भी रिलीजन के जो सेकुलर एस्पेक्ट हैं जो कि प्योरली रिलीजियस नहीं है उन्हें स्टेट रेगुलेट कर सकता है। जैसे क्या हो सकता है किसी रिलीजन के अंदर जो रिलीजियस नहीं है, मतलब उसके फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। अब किसी धर्म के अंदर मान लो कोई ट्रस्ट बना हुआ है, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, वो चैरिटेबल ट्रस्ट है और उसके पास बहुत ज़्यादा दान आ रहा है या पैसा आ रहा है, अगर वहाँ फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हो रहा है या स्टेट की जो सिक्योरिटी उसको उससे कुछ खतरा है, तो ऐसे केस में स्टेट इंटरवीन कर सकता है। या वक्फ बोर्ड है, उसको भी आप एग्जांपल के तौर पे बता सकते हो। रेस्ट्रिक्शन ऑन रिलीजियस फ्रीडम, राइट अंडर आर्टिकल 25 आर सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। तो हमारे यहाँ जो रिलीजन है, जो रिलीजियस राइट्स हैं वो एब्सोलूट नहीं है, ये क्लियरली लिखा हुआ है आर्टिकल 25 के अंदर कि पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ, इन बेसिस के ऊपर रिलीजियस राइट्स को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। अगर कोरोना आ गया तो मंदिर और मस्जिद इनके अंदर एंट्री बंद की जा सकती है। बैलेंसिंग इंडिविजुअल फ्रीडम विद द सोसाइटी के नीड्स, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन स्टेट इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन कैन नॉट प्रमोट और प्रोपोगेट एनी रिलीजन।
तो मतलब स्टेट का कोई खुद का रिलीजन नहीं होगा। स्टेट रिलीजन के अंदर इंटरफेयर कर सकता है बट रिलीजन स्टेट की पॉलिसीज बनाने में इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशन है ऑफ सेकुलरिज्म इन इंडिया। प्लूरलिज्म एंड इंक्लूजन। इंडियन स्टेट इंडियन स्टेट सेकुलरिज्म सपोर्ट्स डेमोक्रेटिक हार्मनी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, रिलीजियस कोएग्जिस्टेंस, सर्वधर्म संभव, प्रोग्रेसिव सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये इस तरह की बातें आपको यहाँ लिखनी थी। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन का नेचर क्या है और आपको किस तरह से एक बहुत ही एनालिटिकल अप्रोच आंसर की रखनी होगी आगे से। तो केवल क्रूड रॉ फैक्ट्स आंसर में लिखने से नंबर नहीं आएंगे, आपको ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी। तो अब ये जो 1956 की जो क्राइसिस है, सुएज क्राइसिस, जिसके बाद वर्ल्ड ऑर्डर बदल गया, तो उसी तरीके से आप ये समझ सकते हो कि ये पूरा मामला अब चेंज हो गया है। पहले के जो पेपर थे और अब के पेपर में आपको बहुत अंतर देखने को मिलेगा। यहाँ रटी रटाई बातों से काम नहीं चलने वाला, आपको अच्छी तरह से बात समझ में आई है तो ही आप आंसर कर पाएंगे, नहीं तो लिख देंगे आप पूरा, ऐसी बात नहीं है। सेकुलरिज्म पे बहुत अच्छा आप आंसर लिख सकते हैं बट उसमें मार्क्स कम आएंगे। देन नेक्स्ट इज वेरी मच एक्सपेक्टेड, और ये डिस्कस किया था क्लास के अंदर, लगभग चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। ये मेनका गांधी, ये जो आपका गोल्डन ट्राइंगल है, ये सब चीज़ें हमने क्लास के अंदर डिस्कस की हुई हैं। अब ये जो तमिलनाडु वाला केस है, जिसके अंदर जो तमिलनाडु के गवर्नर हैं R N रवि, अब उन्होंने वहाँ की स्टेट लेजिस्लेचर के बहुत सारे बिल्स को रोक के रखा था, लगभग 10 बिल को, और बहुत समय से रोक के रखा था। अब तमिलनाडु सरकार, जो स्टालिन साहब हैं, वो चले गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट जाके उन्होंने कहा कि देखो, लोगों ने हमें चुन के भेजा है, हम कानून बनाते हैं और ये जो सेंट्रल अपॉइंटेड गवर्नर हैं ये उसको रोक देते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है, कंसिडरिंग द एफिकेसी ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखो, कंसिडरिंग द एफिकेसी ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, जो हमारा भारत के अंदर जो फेडरेशन है, फेडरलिज्म है, उसकी एफिकेसी, एफिकेसी मतलब कितना इफेक्टिव है स्कीम के अंदर, उसको देखो, ध्यान में रखो पहले, और उसके बाद एनालाइज करो द रोल ऑफ गवर्नर इन द स्पेशल कॉन्टेक्स्ट। गवर्नर का रोल, क्वेश्चन यहाँ भी खत्म हो सकता था, क्वेश्चन यहाँ भी खत्म हो सकता था, बट कॉन्टेक्स्ट क्या दिया गया है, इन द रीसेंट जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु केस अबाउट आर्टिकल 200 एंड 201। एकदम यूपीएससी पैटर्न पे आ गए हैं कि 4-5 आपको डायमेंशन दे दी, इन सबको ध्यान में रखते हुए एक होलिस्टिक आंसर आप बना के बताओ। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि केवल आप आर्टिकल 200 और 201 रट लोगे और फिर आप उसको लिख दोगे, ऐसा हो जाएगा नहीं। आपको फेडरलिज्म को भी ध्यान रखना है, आपको गवर्नर के रोल को भी ध्यान में रखना है, आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी ध्यान में रखना है, और आर्टिकल्स के अंदर क्या बेयर एक्ट में क्या लिखा है वो भी सारी बातें ध्यान रखनी है। उसके बाद एक आंसर आपको बनाना है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, 100 वर्ड्स में लिखना है, और 5वीं समस्या जैसे मैंने आपको बताया कि इन सब चीज़ों को 100 वर्ड्स में उतारना भी अपने आप में एक चैलेंज होता है। तो आप इसे कैसे शुरू करेंगे? द सुप्रीम कोर्ट 2024 वर्डिक्ट क्रिटिकली एग्जामिन द गवर्नर्स रोल अंडर 200 एंड 201 जो आर्टिकल है उसके अंदर, स्पेशली डिले एंड इनेक्शन ऑफ स्टेट बिल्स। इसे आप ये भी बता सकते थे कि जो तमिलनाडु के अंदर जो R N रवि साहब हैं, जब गवर्नर हैं, उन्होंने 10 बिल को रोक के रखा, तो इस तरह से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए सब्जेक्टिव है, किसी भी तरीके से आंसर को शुरू किया जा सकता है, ठीक है। इट हेल्ड दैट गवर्नर मस्ट एक्ट विद इन ए रीजनेबल टाइम। अब देखो, थोड़ा सा मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता दूं यहाँ पे, अगर आपको आर्टिकल 200 201 पता है तभी आप अच्छे से इसको जस्टिफाई कर पाएंगे। देखिए आर्टिकल 200 में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 200 में ये है कि स्टेट लेजिस्लेचर जब किसी बिल को पास कर देगी और गवर्नर को भेजेगी, क्योंकि कोई जो बिल है उस वो एक्ट तभी बनेगा जब गवर्नर का उस पर एसेंट होगा, साइन होगा। तो गवर्नर क्या कर सकते हैं, उनके पास 4 ऑप्शन आप जैसा कि जानते हैं। सबसे पहला, वो एसेंट दे दे, मतलब ठीक है भाई बिल पास हो गया, एक्ट बन गया। विद होल्ड कर लें, विद होल्ड एसेंट, मतलब वो उसे यस ना बोलें। अब इस ना बोलने के भी 2 तरीके होते हैं, एक होता है एब्सोलूट, मतलब एकदम से विद होल्ड हो गया, दूसरा होता है पॉकेट, कि मतलब कोई एक्शन लिया ही नहीं उसके ऊपर। तो दोनों ही केस में मतलब आपने हाँ नहीं बोली है। फिर एक तरीका होता है कि लेजिस्लेचर को रिटर्न कर दें, अगर वो मनी बिल नहीं है तो वापस भेज दें उसको, मतलब रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन। और एक लास्ट तरीका होता है रिजर्व फॉर प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन, मतलब वो प्रेसिडेंट को भेज दें आगे।
तो यहाँ देखो फेडरलिज्म के अंदर होना क्या चाहिए कि दो यूनिट हैं और स्टेट जो है वो ऑटोनोमस होने चाहिए अपने एरिया के अंदर, बट इधर भी सेंटर का इंटरफेरेंस है, इसलिए हम कहते हैं कि हमारा जो फेडरलिज्म है यूनिटरी बायस के साथ में है, कि यहाँ पे जो सेंटर है, जो यूनियन है, वो ज़्यादा पावरफुल है। स्टेट के मामलों में भी इंटरफेयर करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से एक ही है। अब जब गवर्नर साहब के पास आ जाएगा वो बिल, तो उसके बारे में 201 में लिखा ना, प्रेसिडेंट साहब के पास जब आ जाएगा तो उसके बारे में 201 आर्टिकल में लिखा है कि प्रेसिडेंट के पास क्या पावर्स हैं। फिर प्रेसिडेंट के पास ये ऑप्शंस हैं कि पहला वो एसेंट दे दे, मतलब वो बिल पास हो जाएगा, दूसरा विद होल्ड कर लें, मतलब रिजेक्ट हो जाएगा, और तीसरा वो वापस भेज दें स्टेट लेजिस्लेचर को, और स्टेट लेजिस्लेचर उसे रिकंसिडर करके उसमें कुछ अमेंडमेंट करके या फिर कैसे भी तरीके से वापस अगर भेजती हैं, तो उसके बाद प्रेसिडेंट उसको एसेंट करें ना करें ये प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है। बट गवर्नर के केस में रिकंसिडर किया हुआ बिल वापस भेजा गया तो उनको एसेंट देनी ही होगी। ये कहानी थी पहले जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। अब इसका मिसयूज़ कैसे किया कि उसमें लिखा हुआ है कि आप रिटर्न कर दें बिल को एज सुन एज पॉसिबल, तो ये जो वर्ड है एज सुन एज पॉसिबल, ये कोई टाइम लिमिट तो है नहीं, तो वो बिल को लेके रख लेते थे और रखे ही रखते थे, और जब ज़्यादा प्रेशर आता था तो रिटर्न कर देते थे। रिटर्न होने के बाद लेजिस्लेचर से वापस जब गवर्नर के पास आया तो प्रोविज़न ये है कि अगर रिटर्न कर दिया और लेजिस्लेचर ने वापस आपको भेज दिया तो आपको उसको एसेंट देनी ही होगी, बट उसके बाद भी गवर्नर साहब उसको प्रेसिडेंट को भेज देते थे। और प्रेसिडेंट साहब के पास ये एसेंट नहीं देने की पावर है तो वो भी रखे रखते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई क्या चल रहा है, जो स्टेट गवर्नमेंट की जो सरकारें हैं वो जनता चुन के भेजती है, और जो गवर्नर साहब हैं सेंट्रल अपॉइंटी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको भेजती है। तो विल ऑफ द पीपल ये किस में है? लेजिस्लेचर में। तो इनके पास ज़्यादा पावर होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि गवर्नर उनको रोक के रखें। तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस बताई, 1 महीना 3 महीना गवर्नर साहब के लिए भी और प्रेसिडेंट साहब के लिए भी, कि आप इतने दिन के अंदर ये काम करेंगे। ये जितने भी मैंने आपको डायमेंशन बताए इन सब के लिए, किसी के लिए 1 महीना 3 महीना इस तरह से बताया है, तो आपको वो भी पूरा नहीं लिखना, बट उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आंसर करना है। रीजनेबल टाइम एंड कैन नॉट कीप बिल पेंडिंग इनडेफिनेटली, इनडेफिनेट तरीके से बिल को नहीं रख सकते। तो यहाँ एब्सोलूट वीटो और पॉकेट वीटो और इस तरह की कोई चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा। सच इन एक्शन अंडरमाइंस फेडरलिज्म डेमोक्रेटिक मैंडेट। फेडरलिज्म मतलब कि भाई स्टेट भी अपने आप में एक अथॉरिटी है जो कॉन्स्टिट्यूशन से पावर ड्रॉ करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट को नहीं बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया, और इसीलिए फेडरल है। डेमोक्रेटिक मैंडेट मतलब लोगों ने चुन के भेजा किसको? सरकार को, गवर्नर को नहीं। एंड लेजिस्लेटिव सोवरेनिटी, लेजिस्लेटिव सोवरेनिटी मतलब जो 7th जो लिस्ट है उसमें कुछ सब्जेक्ट हैं, तो वो उनके ऊपर लॉ बनाने की जो अल्टीमेट अथॉरिटी है वो किसकी है? लेजिस्लेचर की। हालांकि गवर्नर लेजिस्लेचर के पार्ट होते हैं बट मेंबर नहीं होते हैं। द जजमेंट रीअफर्म्ड, इस जजमेंट से क्या हुआ? द गवर्नर एज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड मस्ट एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब उनको कुछ एडवाइस देते हैं तो उनको उस एडवाइस पे ही काम करना होगा। दिस इज द कोर ऑफ एनी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक्सेप्ट इन रेयर सर्कमस्टेंसेस। कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं जैसे कोई ऐसा बिल है जिससे हाई कोर्ट की पावर अंडरमाइन हो रही है, या फंडामेंटल राइट को कुछ नुकसान हो सकता है उस बिल के पास होने से, तो ऐसे केस में वो आगे भेज सकते हैं प्रेसिडेंट को विदाउट द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इट कर्व्स द मिसयूज ऑफ आर्टिकल 200 where governor withheld assent installed without cogent reason disturbing the center state relation। जो बैलेंस है उसको डिस्टर्ब कर देते थे बिना किसी अच्छे कारण के, बिना किसी लेजिटिमेट लॉजिकल कारण के बिल को रोक के रखना। एफिकेसी ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, अब इतना समझाने के बाद थोड़ा सा इंडियन फेडरलिज्म के बारे में आपको बात कर लेनी, क्योंकि लिखा हुआ है कंसिडरिंग द एफिकेसी ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। द केस एक्सपोज स्ट्रक्चरल टेंशन। अब इस केस से क्या हुआ, जो स्ट्रक्चर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि कुछ बातें कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ नहीं लिखी हुई, जैसे मैंने बताया कि आर्टिकल 200 में एक वर्ड है एज सून एज मे बी पॉसिबल, तब इसका कोई आदि अंत तो है नहीं, एज सून एज पॉसिबल। इंडियन फेडरल ड्यू टू politically aligned governors because not elected only appointed, while federal in form India leans unitary during crisis, judicial intervention is in this case strengthen cooperative federalism,
जुडिशियल इंटरवेंशन से क्या हुआ, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मतलब दोनों साथ मिलके काम करें, अल्टीमेटली भारत जीते, भारत को फायदा हो, या जो ये स्कीम है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में सेंटर और स्टेट की, ये स्मूथली काम करे बाय एंश्योरिंग कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस अपहोल्ड डेमोक्रेटिक नॉर्म्स और पार्टीशन इंटरेस्ट. Judgment is the key step towards restoring federal balance, ensuring timely governor assent and reinforcing constitutional morality. तो इस तरीके से आपको देखो 100 वर्ड में इसको उतारना है. अब इन 100 वर्ड को आप वेस्ट भी कर सकते हो कि किसी एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ थॉट पे लग गए आप और उसी पे लिखते रहे. तो इसलिए मैं बार बार बताता हूँ बच्चों को कि जब भी आप आंसर लिखते हो तो एटलीस्ट 2 बार क्वेश्चन को देख लिया करो बीच में, ताकि आपको पता रहे कि मैं सही जा रहा हूँ क्या, या मैं सही लिख रही हूँ क्या. ठीक है, तो ये हुआ आपके 10 नंबर का दूसरा क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन आसान है बट उसको लिखना उतना ही मुश्किल है. सो कीप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कंटिन्यूसली. ऐसा मान लो कि आज ही एग्जाम है, बस इस तरह से लिखते रहो रोज. देन about Panchayati Raj. What are the challenges in effective implementation of Panchayati Raj, modification of provision in their application to schedule areas, Act 1919. तो ये बात कर रहा है पंचायती राज के एक्सटेंशन को इन स्केड्यूल एरियाज. अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसके लिए जब ये वर्ड आता है व्हाट आर द चैलेंजेस इन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, की इम्प्लीमेंटेशन तो हो ही रहा है बट इफेक्टिव कैसे हो, इसके जो आगे चैलेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में आपको बताना है. तो ये थोड़ा सा एक एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप का क्वेश्चन हो गया, जहां आपको अगर जनरल बातें पता है कि किसी भी एक्ट के, किसी भी पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या समस्याएं आती हैं, तो वो आप लिख के आएंगे. और 95 बच्चों ने यही लिखा है. इसको बेहतर बनाने के लिए थोड़ा सब्सटेंशिएट कर सकते हो कुछ रियल टाइम एग्जाम्पल से, कुछ करंट अफेयर से. इसके अलावा जो इससे रिलेटेड जो डेटा होते हैं, वो डेटा आपको जनरली याद नहीं रहते ऐसे एग्जाम हॉल के प्रेशर के अंदर. तो इसका एक जनरल आंसर ही बनता है. तो हम ओवरऑल ये कह सकते हैं कि ये जो जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, इसमें बहुत ज़्यादा नंबर लाने की संभावना नहीं है. द एक्ट सीक टू अलाइन पंचायती राज इन स्केड्यूल एरियाज विद 5th शेड्यूल एंड पेसा, ensuring self governance, tribal autonomy. However, effective implementation faces multiple challenges. क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? फर्स्ट, ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस. जनरल बातें ये सारी, ये किसी और भी पॉलिसी के एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में आप लिख सकते हो, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये हो गई. तो डिवॉल्विंग रियल पावर्स टू ग्राम सभा, ऑफन अंडरमाइनिंग द डिसीजन मेकिंग. सेकेंडली, एम्बिग्यूटीज इन रोल ऑफ ट्रेडिशनल ट्राइबल इंस्टीट्यूशन वर्सेस स्टेट्यूटरी बॉडीज. एक जो फ्रिक्शन रहता है स्टेट्यूटरी बॉडीज जो हैं और जो ट्राइबल इंस्टीट्यूशन है, मतलब उनकी कस्टमरी कुछ इंस्टीट्यूशन है, लीड्स टू कन्फ्लिक्ट इन अथॉरिटी. दूसरा ये हो गया. थर्डली, पुअर अवेयरनेस अमंग ट्राइबल्स इन ऑफ देयर राइट्स. ट्राइबल्स को भी अभी पूरा नहीं पता कि हमारे क्या राइट्स हैं. तो इसलिए आपने कई बार देखा होगा कि जो स्केड्यूल एरिया है वहाँ पे ढोल बजा बजा के बताया जाता है कि देखो पेसा एक्ट आया है, यही हमारे जो आज़ादी के सपने को है उसको पूरा करेगा. आप यूट्यूब पे जाके सुन सकते हो, पेसा सॉन्ग लिखो पूरा आ जाएगा. तो इस तरीके से बताया जाता है, उनको समझाया जा रहा है कि आपके राइट्स क्या हैं, आपके जल जंगल ज़मीन पे क्या राइट्स हैं. तो वो अवेयर भी नहीं है. लिमिट्स पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस. फर्दर, माइनिंग लीज एंड लैंड एक्विजिशन विदाउट ग्राम सभा कंसेंट. तो पेसा के अंदर और बाकी जो एरिया है पीआरआई का, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का, उनमें क्या डिफरेंस है? मेजर डिफरेंस क्या है कि जो ग्राम सभा बाहर है, आउटसाइड पेसा स्केड्यूल एरिया के बाहर जो ग्राम सभा है जनरल, उस ग्राम सभा से ज़्यादा पावर है ट्राइबल एरिया की ग्राम सभा को. माइनिंग लीज एंड लैंड एक्विजिशन विदाउट ग्राम सभा कंसेंट कंटिन्यू इन द वायलेशन ऑफ एक्ट. तो यहाँ ग्राम सभा के पास, आप पढ़ना इसको, कि यहाँ ग्राम सभा के पास ज़्यादा पावर्स हैं एज कंपेयर टू द ग्राम सभा विच इज़ आउटसाइड पेसा. फॉर एग्जाम्पल, recent tribal protest in Udaipur and Banswara highlights how forest land diversion and development project bypassed tribal consultation, contradicting the act spirit. तो उनसे पूछे बिना ये सब चल रहा है. Additionally, lack of proper training, जो जनरली आप कहीं भी लिख सकते हो. Funds, infrastructure for the panchayat schedule area hamper execution. The state has also delayed
फ्रेमिंग डिटेल रूल्स फॉर ग्राम सभा एम्पावरमेंट, ग्राम सभा को एम्पावर नहीं किया गया, वीकनिंग लॉ इफेक्टिवनेस, दस एडमिनिस्ट्रेटिव इनर्शिया, लीगल एम्बिग्यूटीज एंड पॉलिटिकल अपैथी आर द रिमेन कोर ऑब्स्टिकल्स। तो ये इसका एक अच्छा आंसर हो सकता है, बेस्ट नहीं हो सकता। सब्जेक्टिव जब भी होता है तो बेस्ट कुछ नहीं होता, आप कोशिश कर सकते हो और अच्छा बनाने की। यहाँ अगर आप इसे और भी किसी करंट इवेंट से सब्सटेंशिएट करो तो ये अच्छा और भी हो सकता है, बट इस तरह के क्वेश्चन को यहाँ ऐसे लिखा जा सकता है। तो अगेन मैं कहूँगा कि क्वेश्चन ठीक है, अच्छा है, मतलब आप बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं कह सकते, बहुत इजी भी नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे आपको जनरल जो बात है उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक जानकारी भी होनी चाहिए, तभी नंबर मिल पाएंगे। देन अगेन एक और क्वेश्चन आपका जो 10 नंबर के 4 क्वेश्चन है उसमें लास्ट क्वेश्चन क्या है, वाइल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स लेड बाय इट्स मिनिस्टर इज द इंस्टीट्यूशनल एंकर इन मेकिंग इंडियन फॉरेन पॉलिसी। जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, अब मिनिस्ट्री में क्या आता है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव भी हैं, ब्यूरोक्रेटिक एग्जीक्यूटिव भी हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन में पूरा आ गया, इन्होंने फॉरेन पॉलिसी को बनाया है, ये मेन मतलब पाइवोट है, एंकर है। डिस्पाइट दिस, ऐसा होने के बावजूद भी प्राइम मिनिस्टर हैव एज्यूम्ड अ डोमिनेंट रोल इन द प्रोसेस। जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है फॉरेन पॉलिसी को अलाइन करने में, डिज़ाइन करने में। डिज़ाइन करना मतलब बैठ के लिखना नहीं, उसको एक दिशा देने में। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्कस द इंस्टेंसेस वेयर प्राइम मिनिस्टर पर्सनली शेप्ड द फॉरेन पॉलिसी इन इंडिया। अब इस बात को ध्यान रखते हुए आपको ये बताना है कि प्रधानमंत्रियों ने भारत की आज़ादी के बाद किस तरीके से फॉरेन पॉलिसी को शेप किया है। अभी आप देख पा रहे हैं मोदी जी को, आपने जनरली ये तो सुना होगा ना कि भारत की इमेज है वो बहुत बदल गई है दुनिया के अंदर, बहुत सीरियसली भारत को लेने लग गए हैं। चाहे किसी भी दो देशों के बीच में युद्ध हो या कोई क्राइसिस हो या कोई समिट हो तो भारत की बात को बहुत सीरियसनेस के साथ सुना जाता है। ये आपको एक चेंज जनरल पब्लिक में सुनने को मिलता होगा हर जगह, कि हमारा जो डायस्पोरा है वो बहुत प्राउड फील कर रहा है अब, कि हमारा जो देश है, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, वो इतनी इन्वॉल्व है हमारे साथ में, अब इतनी सारी स्कीम्स और पॉलिसीज़ लेके आ रही है कि हम कैसे भारत देश के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर पाएँ। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको प्रधानमंत्री के रोल को ज़्यादा फोकस करना है इस आंसर के अंदर। तो थोड़ा बता दें इसमें शुरुआत में, वाइल द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंस्टीट्यूशनलाइज फॉरेन पॉलिसी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैज़ ऑफन टेकन पर्सनल चार्ज शेपिंग स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन बियॉन्ड ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर। तो बहुत बार ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री खुद भी बहुत डिसीजन इस चीज़ को लेके लेते हैं, डिस्पाइट देयर इज़ अ होल लॉट ऑफ मशीनरी एंड एडमिनिस्ट्रेशन बिहाइंड हिम और हर। तो सबसे पहले शुरुआत से बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू की। जवाहरलाल नेहरू को नाम आते ही आपके दिमाग में आता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने स्वेज कैनाल के बारे में डिस्कस किया तब देखा था। ही इंस्टीट्यूशनलाइज नॉन अलाइनमेंट एंड एफ्रो एशियन सॉलिडेरिटी, कि जो नए नए आज़ाद हुए हैं अफ्रीका के और एशिया के देश, ये साउथ ऑर्डर बनाएंगे, साउथ वर्ल्ड ऑर्डर। ये इम्पीरियलिज्म में बिलीव नहीं करेंगे, ये कोल्ड वॉर के दोनों पोल्स की तरफ किसी में भी झुकेंगे नहीं, हम किसी की तरफ अलाइन नहीं होंगे। फाउंडेशनल पिलर्स, पर्सनली मैनेजिंग द MEA टिल 1964। तो ये था जवाहरलाल नेहरू साहब के बारे में। क्योंकि आपको 100 वर्ड में लिखना है तो जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें वही लिखनी है। इंदिरा गांधी लेड डिसाइसिवली ड्यूरिंग 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, forging the Indo-Soviet territory treaty and asserting strategic autonomy। अब ये भी आपने देखा होगा कि अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो कुछ लोगों ने ये कहा कि देखो ये 1970 वाला जैसा मामला है और अभी हम ऐसी स्थिति में हैं कि हम बलूचिस्तान या POK ये ले सकते हैं। तो 1971 में US के प्रेशर होने के बाद भी इंदिरा गांधी ने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी शो की और इंडो सोवियत ट्रीटी साइन की। राजीव गांधी आउटरीच टू US एंड चाइना मार्क्ड शिफ्ट टुवर्ड pragmatic engagement एंड टेक डिप्लोमेसी। उसके बाद की इंस्टेंसेस क्या हो सकते हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी साहब हैं, पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, लाहौर बस डिप्लोमेसी हुई, कारगिल का रेस्पॉन्स आ, ऑल लेड डायरेक्टली बाय द PMO का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। मनमोहन सिंह साहब के जो
जो कोलिजन गवर्नमेंट थी उसमें बहुत ज़्यादा अपोज किया इस बात को, बट उसके बाद भी मनमोहन सिंह ने अपने इनिशिएटिव के ऊपर इंडो यूएस न्यूक्लियर डील की, ओवर राइडिंग डोमेस्टिक रेजिस्टेंस फॉर ग्लोबल इंटीग्रेशन की, हम इंटीग्रेट करें ग्लोब में, वर्ल्ड के अंदर। नरेंद्र मोदी साहब को जानते ही हैं, असर्टिव पर्सनल डिप्लोमेसी, फ्रीक्वेंट समिट्स होती हैं, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, नेबरहुड फर्स्ट की बात करते हैं, क्वाड की रिवाइवल की बात करते हैं, G20 लीडरशिप है, G7 है। तो इस तरीके से जो प्रधानमंत्री हैं उनके रोल को भी आपको लिखना होगा। अब उनके मन में क्या चल रहा हो तो आपको पता नहीं है, बट क्या हो रहा है वो सब बातें तो आप लिख ही सकते हो। तो इस तरह से ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये बहुत टफ क्वेश्चन नहीं कहेंगे आप, ये ठीक ठाक क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि आपसे एक होलिस्टिकली पूरी फॉरेन पॉलिसी के बारे में एक ही क्वेश्चन पूछ लिया। वाइल MEA प्रोवाइड कंटिन्यूटी इन एक्सपर्टीज, India's PM have historically exercised decisive influence in time of geopolitical transition और crisis। इस तरीके से आपको एंड करना है, कंक्लूड करना है। तो ये पूरा जो पैटर्न है ये सारा यूपीएससी वाला तरीका अपना लो। अब वहाँ 250 वर्ड होते हैं तो थोड़ा और आप एक्सपेंड करके लिख सकते हो। तो क्वेश्चन को ऐसे डिवाइड कर सकते हैं हम कि एक होगा क्वेश्चन जनरल, बहुत ही बेसिक, सेकुलरिज्म पे आएगा कि भारत देश की इंडिपेंडेंस के बाद फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात करो, कि कोई एक्ट है उसकी इंप्लीमेंटेशन में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं ये बताओ। ये होंगे जनरल क्वेश्चन, बट इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होगी। दूसरी तरह के क्वेश्चन होंगे बहुत स्पेसिफिक, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्लंट। आप बताओ पर्सन इन न्यूज़ के बारे में, आप बताओ बुलक कैपिटलिस्ट क्या होते हैं। ये ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे 2 और 5 नंबर में। तो आपकी अप्रोच, अब इतना सब देखने के बाद हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि जो जनरल क्वेश्चन है और उनकी जो डिमांड है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेट कर दी जाती है कुछ वर्ड को यूज़ करके। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी। इसलिए करनी होगी क्योंकि आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है और आपको जो आता है उसको अच्छे से लिखना है। तो इसलिए आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी। तो ये तो हुआ सॉल्यूशन किसका, जनरल बट लिंग्विस्टिकली कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। अब बात आते हैं दूसरे पे। दूसरा है स्पेसिफिक बट आसान भाषा। ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको आपका जो पढ़ाई का दायरा है उसको बहुत बढ़ा देना है। वास्ट स्कोप, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के बारे में सिलेबस में लिखा है, तो केवल आप कुछ बेसिक बातें नहीं पढ़ेंगे, आपको बहुत डिटेल में उसको पढ़ना पड़ेगा। केवल पॉलिटी या इकोनॉमी ऐसे नहीं चलेगा। अब चलेगा पॉलिटिकल इकोनॉमी, क्योंकि बुलक कार्ट है, ये पॉलिटिकल इकोनॉमी से निकला हुआ कॉन्सेप्ट है। तो इंटीग्रेटेड स्टडी आपको करनी होगी और यही कोशिश हम हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर, हमारी फैकल्टीज़ यही कोशिश कर रही हैं कि जितना हो सके ऑथेंटिक रखें सोर्सेज को। एनसीईआरटीज़ की लैंग्वेज कभी भी आपको इस तरह से पॉइंट वाइज नहीं मिलेगी कि 1 2 3 4 ऐसे करके, नहीं, वो इंटीग्रेट करके आपकी सोच को डेवलप करने के हिसाब से लिखी जाती है। तो उनसे पढ़ाया जाए आपको। ये जो तमिलनाडु वाला जजमेंट है इसको हमने डिस्कस किया था क्लास के अंदर। उसके बाद जो इंटरनेशनल रिलेशन की जो बात आती है तो उसमें ये तो बहुत जनरल बात है, सब डिस्कस करते हैं। जो आपका ये गोल्डन ट्रायंगल है इसके बारे में अच्छी तरह से डिस्कस हुआ है। CVC है तो ये नोट से सीधा डायरेक्ट पढ़ना होता है। तो इस तरह से बहुत सारे तरीके तामझाम लगाने पड़ते हैं तब जाके। ऐसा नहीं है कि आपको एक 50 पन्नों की 100 पन्नों की लिस्ट पकड़ा दी, ये लो बच्चे आपका GS2 हो गया, तो वो नहीं हो पाएगा, या पेपर 3 हो गया। सो ये हमारे कुछ फाइंडिंग्स थे पूरे पेपर को देख के। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपके साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेके। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप राइटिंग। राइटिंग पे मैं बहुत जोर दूंगा अब, कीप राइटिंग, और अपनी स्टडीज़ को वास्ट कर लो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।